क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे शेखर जोशी की कहानी गलता लोहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा 30% कोर्स जो कम हो गया है वो कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए, पहले उनको आपको मैं बता देती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। हम पहले आते हैं खंड गद्य पर। तो गद्य खंड में हमारे जो लेसन कम हुए हैं वो हैं सत्यजीत रे का अप्पू के साथ 2.5 साल, सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, रमेश त्रिपाठी का पथिक, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण और मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी रजनी। इसके साथ ही हम देखते हैं खंड काव्य, यानी कि काव्य खंड में जो हमारी कविताएं कम हुई हैं उसमें है त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अक महादेवी की 2 कविताएं हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, और सबसे फेमस अवतार सिंह पाश की कविता सबसे खतरनाक भी अब कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये 2021 के सिलेबस से हटा दिया गया है। ये मैंने आपको बता दिया कि कितने पाठ हमारे अभी तक हटाए गए हैं। ये हमारे 8 पाठ हैं जो इस साल सिलेबस से कम कर दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी कहानी गलता लोहा पर, जो शेखर जोशी द्वारा लिखित है। पहले हम उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम पाठ पर आएंगे। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 1932 में, यानी कि 1932 में उत्तराखंड अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। उनकी एक विशेषता यह है कि 1960 में, यानी कि 1960 में, जब नई नई कहानियों का जन्म हो रहा था, कहानीकार नई तरह की कहानियां लिख रहे थे, तो वो भी उनमें से एक थे। बल्कि कहना चाहिए कि उस समय के कहानीकारों में सबसे आगे आगे थे। इसीलिए उन्हें पहल सम्मान मिला। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर फिल्म भी बनाई गई, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो ये था शेखर जोशी का छोटा सा एक परिचय। उसके बाद हम आपके जो सिलेबस की कहानी है गलता लोहा, उस पर बात करेंगे। मैं उसकी आपको समरी बताऊंगी। एक सीधी सादी सी कहानी है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ये कहानी 2 दोस्तों की कहानी है, धनराम और मोहन। लेकिन इस कहानी की विशेषता यह है कि इसने समाज के जो जातिगत विभाजन है, यानी कि जातियों के आधार पर जो विभाजन किए गए हैं, उस पर टिप्पणी की है। निर्धनता के कारण कोई किसी भी जाति या समाज में पैदा होता है, वो कहां से कहां पहुंच जाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। और जो जातियों का बंटवारा समाज में किया गया है वो यहाँ पर बेकार हो जाता है। तो मोहन और धनराम, जो एक ही कक्षा में पढ़ने वाले 2 लड़के हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मास्टर का व्यवहार दोनों के साथ अलग अलग तरह का चलता है। क्योंकि मोहन ब्राह्मण का लड़का है तो उसके साथ उनका जो व्यवहार है वो अलग है, और धनराम लोहार परिवार से संबंध रखता है, इसलिए उसके साथ उनका संबंध अलग तरह से चलता है। जो मोहन है वो स्कूल का नायक भी है, सुबह प्रार्थना सभा में प्रार्थना भी कराता है, और टीचर्स ने उसको बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। वो त्रिलोचन सिंह के कहने पर बच्चों की पिटाई भी करता है, लेकिन कोई बच्चा उसको अपोज नहीं करता, क्योंकि सब सोचते हैं कि ये ब्राह्मण का लड़का है। और विशेष तौर पर धनराम जब 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता तो मास्टर त्रिलोचन सिंह जी उसे कहते हैं कि उसके दिमाग में लोहा भरा है, इसे विद्या का ताप नहीं लग सकता। लेकिन वो बेचारा ये सोचता है कि वो तो क्योंकि लोहार का लड़का है, इसलिए किसी को भी कुछ भी कहने का उसको अधिकार है, वो कभी किसी बात को अपोज नहीं करता। उसके बाद मास्टर साहब अपना कुछ सामान उसको देते हैं और कहते हैं कि वो अपने पिता से उसे शार्प करवा कर लाए। ये तो कहानी हो गई हमारे धनराम की। अब हम आते हैं मोहन पर। मोहन के पिता प्रोताही का काम करते हैं। पंडित वंशीधर जी बहुत वृद्ध हैं। उनके उस कार्य से उन्हें उतनी आमदनी नहीं होती कि वो परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकें, इसलिए सोचते हैं कि मोहन पढ़ लिख कर अगर बड़ा आदमी बन जाए तो परिवार का भला हो जाएगा। उसको पढ़ाने के वो सारे प्रयास भी करते हैं। और मोहन एक बुद्धिमान लड़का है, वो बहुत बुद्धिमान है, वो हर चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है। इसी बीच जो धनराम उसका फ्रेंड है, उसके पिता का
देहांत हो जाता है और पिता जो लोहार का काम करते थे, जो उनकी एक दुकान थी, धनराम पढ़ाई छोड़कर उस दुकान पर जाकर बैठ जाता है और अपने पिता की विरासत को संभाल लेता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना छोटा बच्चा पिता का काम इतना सही से कैसे कर लेता है। तो जब पिता उसके जीवित थे, गंगाराम जी, तब उन्होंने उसको मार पीट के वो सारा काम सिखा दिया जो काम उनका अपना था। अच्छा, मास्टर साहब जो थे उनकी भी एक विशेषता ये थी कि वो जिस बच्चे की भी पिटाई करते थे उस बच्चे से ही कहते थे कि जिस डंडे से उसे पिटना है वो डंडे का चुनाव खुद करे। तो धनराम भी उनके इस गुस्से का कई बार भाजन बन चुका था। मोहन पास हो गया, उसे छात्रवृत्ति मिली। अब पिता सोचने लगे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन जो साधन थे वो सीमित थे, इसलिए उन्होंने पास के एक गांव में उसका दाखिला करा दिया। रहने की व्यवस्था अपने एक यजमान के यहाँ कर दी, खाने पीने की व्यवस्था भी उन्होंने इसी प्रकार से कर दी। मोहन घर आता जाता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि नदी उफान पर थी और मोहन घसियारों के साथ नदी पार करके अपने घर लौट रहा था। पता नहीं कैसे डूबते डूबते बचा। जब पिता ने सुना तब उन्होंने उसके बाद उसे कभी स्कूल नहीं भेजा। अब वो घर पर ही रहने लगा। वो बड़े चिंतित थे कि आगे इसके भविष्य का क्या होगा। उन्हीं के गांव का एक लड़का रमेश लखनऊ में बड़ा बाबू था। वो गांव आया, पंडित जी से मिला। पंडित जी ने अपनी समस्या उसको बताई। रमेश उसे लखनऊ ले जाने पर राजी हो गया। फाइनली मोहन रमेश के साथ लखनऊ चला गया, लेकिन बड़ा बाबू रमेश उसको एक नौकर की तरह लेकर गया। घर में जो महिलाएं थीं उन्होंने उस पर बहुत सारा काम का बोझ डाल दिया। महिलाएं तो महिलाएं, आसपास की जो महिलाएं थीं उन्होंने भी अपने बहुत सारे काम उससे कराने शुरू कर दिए। उस बेचारों को वहां पर पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। गांव का बुद्धिमान बालक शहर जाकर एक घरेलू नौकर बन गया। इससे ज्यादा उसके पास वहां पर कोई काम ही नहीं था। कभी पढ़ने का समय नहीं मिलता था। जब भी स्कूल की छुट्टियां होती तब रमेश उसे ये कहकर कि वो अगली कक्षा की तैयारी में लगा है, कभी गांव नहीं भेजता। इसी तरह से वो कई साल गुजर गए। मोहन ने भी अब ये समझ लिया था कि इससे बेहतर वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन अपने घर पर अपनी दशा को नहीं बताया कि उसके पिता को इससे दुख पहुंचेगा। पंडित जी समझते रहे कि लड़का पढ़ रहा है, पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा, लेकिन रमेश ने यह किया कि कई साल बाद उसका तकनीकी शिक्षा के लिए एक जगह दाखिला करा दिया। वो वहां पर पढ़ता लिखता रहा। जब वहां से पढ़कर निकला तो कारखानों के दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, कहीं उसे कोई काम नहीं मिला। और फिर लौटकर अपने गांव आया। जब वो लौटकर अपने गांव आया तो अपने दोस्त धनराम की दुकान पर गया, क्योंकि पिता वृद्ध हो चुके थे और प्रोत्साही का काम उनसे नहीं होता था। वो उनका इस काम में तो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि वो खेत पर जाकर उनके लिए कोई काम कर देगा। जब उसने देखा जो हंसुए होते हैं उसकी धार शार्प नहीं रही थी, तो वो अपने दोस्त धनराम की दुकान पर चला गया। जबकि ब्राह्मण लोग जो थे कभी भी दूसरी टोली के लोगों में नहीं जाते थे, बैठना उठना तो दूर की बात है। मोहन वहां पर गया। उसने जाने के बाद वहां उसकी दुकान पर बैठा रहा, अपना काम कराया और दोनों दोस्त बचपन की यादों में खो गए। जहां से मैंने कहानी शुरू की थी कि दोनों दोस्त पढ़ते थे, वो वहां बैठकर अपने बचपन की बातें ही कर रहे थे। तो इस कहानी को मैं किताब के अनुसार आपको बताती हूँ। जब लौटकर आया मोहन गांव, तब वो अपने पिता के काम में मदद करने के लिए अपने दोस्त धनराम की दुकान पर चला गया और दोनों दोस्त अपने बचपन की बातें करने लगे, जहां से हमने कहानी शुरू की थी कि मास्टर साहब बहुत पिटाई किया करते थे। मास्टर साहब जिनका अब देहांत हो चुका था। इस तरह से मोहन वहां पर बैठा रहा अपने दोस्त के पास। धनराम लोहे से काम करता रहा और एक उसने बहुत बड़ी सी लोहे की रॉड छड़ ली और उससे वो सर्किल बनाना चाहता था, लेकिन बहुत देर कोशिश के बाद भी उसका वो सर्किल ठीक से नहीं बन रहा था। मोहन उठा। उसने उठने के बाद उस रॉड से एक अच्छा सा सर्किल बना दिया। धनराम तो आश्चर्यचकित रह गया कि उसका वो दोस्त जो इतना बुद्धिमान था, जो शहर गया था बड़ा आदमी बनने के लिए, वो ये क्या कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि गोला
बन चुका था और लोहा गलकर नया आकार ले रहा था, मतलब समाज में परिवर्तन हो रहा था। ये इस कहानी का सारांश हो गया। कहानी तो बहुत ही सीधी सादी सी है। जातीय समीकरण के बारे में आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि किस तरह से जातियों का विभाजन हमारे देश में पहले था। टोली के लोगों को जिस काम पर लगा दिया जाता था वो जीवन भर वही काम करते थे। इस कहानी में ये हटा के बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है। मोहन अगर अफसर न बन सका तो क्या हुआ, एक अच्छा लोहे का काम करने वाला तो वो बन गया। यानी कि योग्यता स्वयं बोला करती है। ये कहानी का सार हो गया। अब इस कहानी के प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो का पता चल जाएगा आपको। थैंक यू।